नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं पढ़ना पढ़ाना के इस यूट्यूब चैनल में। राज्य व्यवस्था के अध्ययन करते हुए आज हम लोग आ पहुंचे हैं अपने संविधान को पढ़ने की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। आज जो डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं वो बेस्ड है हमारे संविधान का वो पहला पन्ना, जिसमें हमारे संविधान की जो भूमिका या जो हमारे संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा जिसे मिली, उस प्रस्तावना के बारे में आज हम अपने आप यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी आज जो अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं वो अध्ययन है हमारे संविधान का पहला पृष्ठ, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहेंगे? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में बात करें तो प्रस्तावना सबसे पहले अगर किसी संविधान में सम्मिलित की गई तो वो अमेरिका का संविधान था, जहां पर प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तदुपरांत कई सारे ऐसे देश हैं, अन्य देश हैं जिन्होंने प्रस्तावना को अपने संविधान में जगह दी। भारत भी उन देशों की में एक देश बना जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में जगह दी। हालांकि जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ तो पूरे संविधान को लागू करने के बाद हमने प्रस्तावना को लागू किया है। प्रस्तावना को किसी भी संविधान का परिचय कह सकते हैं या अथवा भूमिका की संज्ञा हम दे सकते हैं। बेसिकली प्रस्तावना में जो पूरे संविधान का सार है वो निहित होता है। संविधान का जो सार होता है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। आप ध्यान दो कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े होते हैं और सभा को संबोधित करते हैं और अपने भाषण में बताते हैं कि हमें अपने किस भारत का निर्माण करना है, किन भावनाओं को जगह देनी है, लोगों के अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, राज्य को तानाशाह होने से कैसे बचाया जाएगा, कैसे सत्ता और लोगों के बीच एक समन्वय का कार्य करने का काम हमारा संविधान करेगा, किस तरह राज्यों के हित को भी निहित किया जाएगा और संघ की जो शक्ति है उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा, किस तरह न्यायपालिका और विधायिका के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा, किस तरह जो पिछड़े या अनुसूचित जाति हैं या अल्पसंख्यक हैं, इनके अधिकारों को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी। ये सारी भावनाओं को हमारे संविधान में जगह दी गई। और इसी भाषण को आप ध्यान दो तो हम लोगों ने उद्देशिका कहा था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पेश हुआ कि हमें किस उद्देश्य के साथ अपने संविधान का निर्माण करना है, जिसको उद्देशिका की संज्ञा दी गई। यही वो उद्देशिका है जिसका संशोधित पाठ हमारे यहाँ प्रस्तावना बना। एक महान न्यायविद हुए या उनको आप संवैधानिक विशेषज्ञ के नाम से भी जान सकते हो, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। क्या नाम है? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहा है। अगर आप परिचय पत्र शब्द पर ध्यान दें तो परिचय पत्र क्या होता है? जैसे आपका एक परिचय पत्र होगा, आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप कहाँ निवास करते हैं, किस देश के आप नागरिक हैं,
एक सारांश, एक आपका जो पहचान है वो जो है आपको उस परिचय पत्र में देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर भारत के संविधान की पहचान आपको करनी है, अगर आपके अपने भारत को आपको जानना है, अपनी भावनाओं को आपको जानना है कि हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं या किस तरह के भारत की हम परिकल्पना करते हैं, तो हमें अपने प्रस्तावना के बारे में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप पूछ लीजिएगा, ढेर सारी डिबेट होती है नेशनल टेलीविजन पर, धर्म बड़ा के देश बड़ा, संविधान बड़ा के धर्म बड़ा, बड़े बड़े जो है पैनलिस्ट बैठ करके जो है आजकल डिबेट करते हैं। हमारे आसपास की 80% लोगों को इस पहचान पत्र की यानी इस भावना यानी इस प्रियम्बल को वो याद नहीं किए होंगे। कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक आप जो नोटबुक आती है, नोटबुक के पीछे पेज पर या फ्रंट पेज पर बहुत सी कॉपियों पर जो है प्रियम्बल लिखा होता है, लेकिन हम नहीं याद करते। कितने शर्म की बात है। आप पूछ के देखिएगा अपने आसपास, 80% लोगों को अपने संविधान के परिचय के बारे में यानी प्रस्तावना नहीं याद होगी। किस तरह के भारत की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई, हमारे संविधान का जो सार है वो हमारे लोगों को नहीं पता। आप पूछ लीजिएगा। संवैधानिक रूप की पैरवी करने वाले बहुत से ऐसे पैनलिस्ट होंगे जिनको जो है इस प्रियम्बल का ज्ञान नहीं होगा, याद ही नहीं किए होंगे कभी। बहुत शर्म की बात है। अगर नहीं याद है तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए, आज आप सबको जो है प्रियम्बल याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खैर वो तो एक अलग बात हो गई। अगर संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो ये डिबेट या ये इशू उठा 1960 में। मामला था बेरूबाड़ी मामला 1960, जिसमें ये बात उठी कि क्या हम प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माने या प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग ना माने। ठीक है, तो प्रस्तावना को बेरूबाड़ी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। बेरूबाड़ी मामला 1960। बात आगे बढ़ती है, एक केस होता है केशवानंद भारती मामला 1973। सर्वोच्च न्यायालय अपने इस निर्णय को पलट देता है और निर्णय यानी व्यवस्था करता है, निर्णय करता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो अब सवाल ये भी है कि अगर संविधान का ये अभिन्न अंग है तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला देता है कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, पर शर्त यह है कि जो हमारे संविधान की या प्रस्तावना की जो मूल भावनाएं हैं उनमें संशोधन नहीं होना चाहिए। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ उसमें कोई संशोधन किए बिना आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। इस तरह आप देखो तो हमारे यहाँ जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, अब तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, सवाल आया है। अगर आप देख लो कि प्रस्तावना से किस तरह के सवाल बनते हैं, जो नए लोग जो है हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली कि प्रस्तावना में किस तरह से सवाल बनते हैं, तो ये बन सकता है कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है। अगर एक बार हुआ है तो वो कौन सा संशोधन था, उस संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया या क्या घटाया गया। हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो शक्तियों का स्रोत है वो किसे माना गया है। हमारे संविधान में संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, समाजवाद, गणतंत्रात्मक या गणराज का जो क्रम है वो क्या है।
हमारे प्रियम्बल में जो न्याय की बात की गई है, कितने तरह की न्याय की बात की गई है, जो न्याय की बात की गई है किस क्रम में जो है बात की गई है, ये भी सवाल बनता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक है, या फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इस तरह का जो है सवाल बनता है। कितने तरह की समता की बात हमारे यहाँ प्रस्तावना में की गई है, इस तरह का सवाल बनता है। ये भी सवाल बन सकता है कि जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो कितने तरह की गई है, जो क्रम है स्वतंत्रता का वो क्या है ना? किस हमारे प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख हुआ है संविधान को एडॉप्ट करने में, अंगीकृत करने में, या खुद को संविधान समर्पित करने में, है ना? तो इस तरह के सवाल जो है हमारे प्रियम्बल से हमारे यहाँ बनते हैं। ये जो टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या जो रेलवे की भर्ती में परीक्षा दे रहे हैं, या पुलिस में है, इन लोगों के लिए इस तरह का सवाल बनता है। प्रीलिम्स, अगर यूपीएससी या पीसीएस की बात कर लें तो प्रीलिम्स पर इस तरह के सवाल बनते हैं। अगर मेंस में जाएंगे तो इसका थोड़ा डिटेल उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे, बाद में एक एक शब्दों की चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। इन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रियम्बल कहाँ पर थे हम कि हाँ, संविधान में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो संविधान में संशोधन हो सकता है, किंतु मूल भावनाओं को बिना संशोधित किए हुए इसमें संशोधन हो सकता है। अब तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में हमारे यहाँ संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कौन सा है? तो वो संशोधन है हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा हमारे यहाँ प्रस्तावना में संशोधन हुआ 1976 इमरजेंसी का टाइम। और इस संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन से 3 शब्द हैं? तो एक तो पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म, एक जोड़ा गया सोशलिस्ट यानी समाजवाद, और एक जोड़ा गया इंटीग्रिटी। क्या जोड़ा गया? इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द हमारे यहाँ जोड़े गए, सेकुलरिज्म, समाजवाद और इंटीग्रिटी, अखंडता। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये 3 शब्द हमारे यहाँ जोड़े गए, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। कब? 42वां संविधान संशोधन 1946 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द नहीं थे। इन 3 शब्दों को हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यह माना गया कि हालांकि प्रियम्बल में सोशलिस्ट शब्द नहीं जोड़ा गया, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, यानी डीपीएसपी हो, या फिर हमारे मौलिक अधिकार हो, यहाँ पर समाजवादी या कल्याणकारी राज्य की जो है परिकल्पना या समाजवाद विचारधारा के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह का जो है सोशलिज्म यानी समाजवाद हमारे यहाँ अपनाया गया। बेसिकली वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप था। अभी बाद में चर्चा करेंगे इस पर। सेकुलरिज्म यानी हमारे यहाँ आप देखो अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई भी पंथ नहीं होगा, यानी कानून के समक्ष सबको जो है समान रूप से देखा जाएगा,
और साथ ही साथ अखंडता शब्द को जो है हमारे प्रस्तावना में जगह मिली। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो उसमें जो है कोई 3 के साथ एक कोई ऑप्शन और होगा, या कौन सा शब्द जोड़ा गया तो 3 के अलावा इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इस तरह का सवाल जो है बन जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। और जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग भी प्रस्तावना जरूर याद करें, क्योंकि एटलीस्ट कि ये हमारे संविधान का पहला पेज है जो हमारी भावना, हमारा जो परिचय पत्र है वो हमें बतलाएगा, उसका हमें ज्ञान कराएगा। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे संविधान की प्रस्तावना हमको आनी ही चाहिए। क्या कहती है प्रस्तावना? तो प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए एवं इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, को बढ़ाने वाली, बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए, को बढ़ावा देने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में एतत् द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1946 को इस संविधान सभा को हम ये संविधान आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। यानी we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity ensuring the dignity of the individual, and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। बिल्कुल रट लीजिए, लिख दे रहे हैं, बिल्कुल आराम से बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप इसको जो है याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं तो अपने देश की पहचान आपको आनी चाहिए, है ना। देखो मैं लिख दे रहा हूं और इसको अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो बिल्कुल जो है इसको याद कर लीजिए। भले आप कोई तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर अपनी पहचान आपको आनी चाहिए। क्या कहती है प्रियम्बल? कहता है हम
भारत के लोग क्या कहता है, बहुत ऐसे ही देखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी हमारे यहाँ जो जस्टिस की बात की गई है कि लोगों में कितने तरह के न्याय को हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तो पहली चीज है कि हम लोगों में सामाजिक न्याय, जब तक कि सामाजिक न्याय लोगों में नहीं होगा, हम एक नजर से सबको नहीं देखेंगे, समाज में कानून के समक्ष सब समान नहीं होंगे, सामाजिक दृष्टि एक जैसी नहीं होगी, तब तक ये आर्थिक न्याय की बात करना अनुचित है। और अगर ये दो नहीं तो फिर राजनीतिक न्याय की तो आप बात कर ही नहीं सकते। यानी वो व्यक्ति को आप कहो कि आप वोटिंग राइट दे दोगे, आप इलेक्शन लड़ने की बात करोगे, तो जब सामाजिक रूप से वो समान नागरिक देखा ही नहीं जाएगा तो उसको अवसर की क्षमता भी नहीं मिलेगी, और अगर अवसर की क्षमता नहीं मिली है तो राजनीतिक न्याय कैसे होगा, उसको राजनीतिक अधिकार कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह देखिए सीक्वेंसली सबसे पहले हम सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक न्याय की हम बात करेंगे। यानी हमारे प्रियम्बल में जो न्याय की बात की गई वो तीन तरह के न्याय की बात की गई है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और सीक्वेंस क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नॉट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, नॉट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। व्हाट? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसके अलावा क्या खास बात हमारे संविधान में? दूसरी क्या चीज? न्याय तो हो गया, इसके अलावा क्या है? तो देखो दूसरी लाइन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी जो फ्रीडम हमारे यहाँ है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। पहले आपके पास विचार होंगे तब अभिव्यक्ति करेंगे, विश्वास करिए, आप किसी भी धर्म को मानिए। इसके आपका बिलीफ एक चीज हो सकती है, आपका फेथ एक चीज हो सकती है। उसके बाद आप किस तरह से उसकी उपासना करना चाहते हैं। वर्शिप एक अलग तत्व है। तो वर्शिप, इस 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे यहाँ प्रियम्बल में किया गया है। यानी लोगों के पास जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, कम से कम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, फेथ और वर्शिप की, यानी धर्म और उपासना की जो है स्वतंत्रता की बात हमारे यहाँ संविधान के प्रियम्बल में की गई।
इसके अलावा इक्वालिटी की भी बात की गई है। कितने तरह की इक्वालिटी की बात की गई है? 2 तरह की। समता होगी हमारे यहाँ किसकी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, एवं अवसर की समता। यानी जो इक्वालिटी है हमारे यहाँ वो 2 तरह की। एक तो लोगों की प्रतिष्ठा में एक समानता होनी चाहिए, दूसरा कि उसको समान अवसर मिलने चाहिए, यानी लिंग, जाति, धर्म, वंश, इन सब आधारों पर जो है हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो अपने अधिकारों से वंचित न हो जाए, है ना। साथ ही पिछड़े लोग जो हैं या अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको भी विकास की मुख्य धारा में आने का अधिकार है, तो उनके लिए भी राज्य को विशेष कानून बनाने की भी छूट यहाँ पर है। हालांकि वो अलग बात है, प्रियम्बल में कितने तरह की समता की बात की गई है, वो जब फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की बात करेंगे वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ कितने तरह की समता की बात की गई है? 2 तरह की, एक तो प्रतिष्ठा की और दूसरी अवसर की। ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं अपने यहाँ का प्रस्तावना लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? प्रस्तावना लिख रहा हूँ। समता प्राप्त कराने के लिए, समता प्राप्त कराने के लिए एवं इन सब में क्या चीज? व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, को बढ़ाने वाली बंधुता, भाईचारा, बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए, करने के लिए अपनी इस संविधान सभा में, अपनी यहीं पर लिख दे रहे हैं, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946, 26th day of November 1946 को एतत् द्वारा संविधान आत्मार्पित, अधिनियमित एवं अंगीकृत करते हैं। यानी हमारे प्रियम्बल में जो 26 नवंबर 1946 की तारीख है उसका उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन हमने अपने लोगों को अपना संविधान सौंपा है, अंगीकृत किया है, एडॉप्ट किया है, अधिनियमित किया है, बनाया है। उस दिन के रूप में हमारे यहाँ जो उल्लेख मिलता है वो किस तारीख का उल्लेख मिलता है? 26 नवंबर 1946 का दिन हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है। ये भी सवाल जो है पूछा गया है कई एग्जाम में कि जो 26 नवंबर 1946 की तारीख है ये संविधान को लागू करने की तारीख है या हमें संविधान को अंगीकृत किया है या संविधान को अधिनियमित किया है या आत्मार्पित किया है? इस तरह का सवाल जो है हमारे यहाँ बनता है। ठीक है, क्लियर? तो ये वो तारीख है जब हमने अपने संविधान को
अधिनियमित किया है, अंगीकृत किया है या अपने आप को संविधान सौंपा है। जबकि संविधान लागू कब किया है तो 26 जनवरी 1950 की तारीख को हमने संविधान लागू किया है। जो हमने पिछला जो है जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण वाला जो वीडियो है उसे आप अवश्य देखें, वहां पर इस चीज का जिक्र हमने किया हो। क्लियर है बात? एक बार दोबारा जो है प्रियम्बल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, रट लीजिएगा जैसे कि हम लोग हनुमान चालीसा रटते हैं, जैसे आयतें रटते हैं, है ना। इसी तरह हमें अपने जो संविधान है उसकी प्रस्तावना आनी चाहिए। अगर हम भारत के नागरिक हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने संविधान का जो भावना है, जो उसका परिचय पत्र है, जो हमारे संविधान का सार है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या है हमारे संविधान का सार? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता, एकता को बढ़ाने वाली बंधुता एकता को बढ़ाने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 को एतत् द्वारा संविधान अर्पित अधिनियमित एवं अंगीकृत करते हैं। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। क्लियर है बात? इंग्लिश में भी इसको जो है आप लिख सकते हैं, मैंने जो है बोल के अभी आपको सुनाया ही था, तो अगर आपको लिखना है तो वहां से आप जो है उसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो मैं एक साइड इंग्लिश का भी लिख करके, ठीक है। तो खैर इस प्रीएम्बल में कौन से ऐसे शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए? पहले तो उस तरह के सवाल देख लेते हैं जो कॉमन टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे तो आप देखो कि जो भारत में शक्तियों का स्रोत बताया गया, यानी हमारे प्रीएम्बल में जो शक्तियां निहित है वो किसी व्यक्ति विशेष में नहीं निहित है, वो पार्लियामेंट में नहीं निहित है, वो किसी मिनिस्टर के पास शक्ति नहीं है, वो किसी न्यायपालिका के पास शक्ति नहीं है। इन सबके पास जो शक्ति है, उन शक्तियों का भी स्रोत जो हमारे यहाँ बताया गया है वो हम भारत के लोग बताए गए। क्या बताया गया है? हम भारत के लोग। जब हम लोग वोट डालते हैं तब उन लोगों को उन शक्तियों का आभास होता है। बात समझ में? इसलिए भारत में रहने वाला हर नागरिक शक्तिशाली है। भारत में रहने वाला हर नागरिक शक्तिशाली है क्योंकि एब्सोल्यूट पावर किससे है? नागरिकों से। हमारे यहाँ जो शक्तियों का स्रोत है वो क्या है? हमारे नागरिक, हमारे सिटीजन है। यानी कौन संविधान बना रहा है? हम भारत के लोग संविधान बना रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? भारत को एक संपूर्ण, जो दूसरा शब्द हमें गौर करना है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग सोवरेनिटी, सोवेनिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, संप्रभुता की बात कर रहे हैं। संप्रभुता का अर्थ सीधा सा ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए अपने निर्णय लेने में सक्षम है। किसी बाहरी शक्ति का या किसी बाहरी व्यक्ति का या किसी बाहर की अथॉरिटी का हमारे इन निर्णयों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई हस्तक्षेप हमारे निर्णयों पर नहीं कर सकता। हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए क्या है? स्वतंत्र है, संप्रभु है ना। हम अपने निर्णय खुद लेंगे, कोई और मुझे नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो संपूर्ण यानी संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। दूसरा समाजवादी, अभी बात करेंगे हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक सोशलिज्म की बात की गई है। सोशलिज्म भी दो तरह का होता है। एक वो सोशलिज्म है जो नकारात्मक, जैसे जो है आप देखो कि जो रसिया का जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वहां पर स्टेट को जो है ज्यादा पावरफुल मान दिया जाता है। मतलब जो रिसोर्सेस होते हैं उस पर कंट्रोल किसका होता है? रिसोर्स का भी बात करेंगे। सोशलिज्म का अर्थ क्या है? जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है? सोशलिज्म। जो तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है? पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये 5 शब्द हमारे प्रीएम्बल से एक महत्वपूर्ण। तो पहली चीज की शक्ति कहां से? तो हम भारत के लोग से हैं।
भारत को संप्रभु एक शब्द हो गया, एक शब्द समाजवादी है, एक शब्द पंथनिरपेक्ष है, एक शब्द लोकतंत्रात्मक है, एक शब्द गणराज्य है। इनका अर्थ हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ न्याय की बात की गई है, तो कितने तरह के न्याय की बात की गई, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है कि नागरिकों में होगी, तो कितने तरह की स्वतंत्रता होगी, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा भारत बनेगा जहाँ विश्वास की स्वतंत्रता होगी, फेथ की यानी धर्म की जो है स्वतंत्रता होगी, और साथ ही साथ उपासना की भी स्वतंत्रता हमारे भारत में हमारे लोगों को मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ समता यानी इक्वालिटी की बात की गई है। प्रियम्बल में इक्वालिटी की जो बात की गई है, दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, एक तो प्रतिष्ठा की इक्वालिटी, दूसरा अवसर की इक्वालिटी। आप देखो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे यहाँ समानता की बात की गई है ना। अभी जब मौलिक कर्तव्य जो मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो खास बात हमें प्रियम्बल से जो है याद रखनी है वो देश की अखंडता को, यानी ये अखंडता शब्द हमारे यहाँ जोड़ा गया है कब, 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा, को बढ़ाने वाली बंधुता। किस तरह की बंधुता की बात करते हैं, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता खंडित नहीं होनी चाहिए। आपकी स्वतंत्रता तो है, पर आपकी स्वतंत्रता के लिए हमारे देश की एकता और अखंडता खंडित नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी आपकी नाक वहीं तक है जहां तक मेरी नाक नहीं आ रही। बात समझ, आपकी नाक मेरी नाक से टकरानी नहीं चाहिए। आपकी अगर स्वतंत्रता का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपको देश की एकता और अखंडता का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज आपको नहीं करनी है जो देश की यूनिटी या देश की इंटीग्रिटी को जो है भंग करती है। बात समझ में आती कि नहीं। इसके अलावा संविधान सभा में जो आज की तारीख जो प्रियम्बल में जो है नोटिस की गई, दैट इज 26 नवंबर 1946, ये महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछी जाता है। इस दिन हमने संविधान को आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया है और अंगीकृत किया है। तो कुछ चीजों को हमें समझना है, जैसे शक्तियां कहाँ से हैं, तो हम भारत के लोगों से हैं। जो प्रियम्बल में शक्तियों का जो स्रोत बताया गया है वो हम भारत के लोग बताए गए हैं। पहला शब्द ही हमारे संविधान का क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, है ना। लोगों से भारत है, लोगों से भारत है, किसी अथॉरिटी से भारत नहीं है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द की शुरुआती, संविधान की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग जैसे शब्दों से। तो इसके हम लोग क्या समझेंगे कि संप्रभुता क्या चीज है, समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य क्या चीज होती है। इतनी चीज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बाकी ये चीज आपको कई सवाल बनते हैं कि स्वतंत्रता का सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस यही है, पहले विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, फिर फेथ है, फिर उपासना है। बस अगर पूछ ले कि न्याय का सीक्वेंस क्या है, तो पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक। पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक। अगर पूछ ले कि समता का सीक्वेंस क्या है, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता है। दो तरह की समता है, 5 तरह की स्वतंत्रता है, 3 तरह के न्याय की बात हमारे यहाँ की गई है ना। ये सवाल बनते हैं। आइए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि संप्रभुता। संप्रभुता मैंने बता ही दिया है कि आंतरिक और बाह्य मामले में कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं चलेगा। बात कर लेते हैं समाजवादी से, हम शुरुआत करते हैं कि समाजवादी का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान में जो समाजवादी विचार है वो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा नहीं है। यानी जो समाजवादी विचारधारा है वो 2 तरह की होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। जो समाजवादी विचारधारा है वो 2 तरह की है। एक तो साम्यवादी समाजवादी और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवादी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर साम्यवादी समाजवादी। देखो जो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा है बेसिकली वो मार्क्स की आइडियोलॉजी है।
जो रसिया में प्रचलित, यूएसएसआर ने जो है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया था, और अमेरिका ने कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट अपनाया था। यहाँ पर ये नकारात्मक प्रभाव डालती है किसी भी अर्थव्यवस्था पर। जैसे अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज होंगे, जो संसाधन होते हैं, उस पर एक सत्ता का अधिकार होता है, और वो सत्ता जो है लोगों में समानता स्थापित करने का कार्य करती है। कोई प्राइवेट अथॉरिटी यहाँ नहीं होगी, सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होगा, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी होगी, गवर्नमेंट एजुकेशन होगी, यानी कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी को अलाउ नहीं होता यहाँ पर। राज्य ही सारा जो है करता धरता देखती है। यानी अगर अंबानी को भी इलाज कराना है तो जो है सरकारी अस्पताल जाए, और किसी आम व्यक्ति को भी इलाज कराना है तो वो भी जो है कहाँ जाए, सरकारी अस्पताल जाए। प्राइवेट अथॉरिटी को कंपटीशन नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं होती। इस तरह की विचारधारा में नकारात्मक पक्ष ये है कि अगर जिसको संपूर्ण संसाधनों पर जिसका अधिकार है, यानी वो सत्ता, अगर वो अथॉरिटी ही जो है करप्ट हो जाएगी, वो सोचेगी सब संसाधन हमारे हैं, हटाओ, लोगों का क्या करें, करप्ट हो जाए, तो कैसे चलेगा? तब तो फिर जो है समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। जबकि लोकतंत्रात्मक समाजवादी विचारधारा में ऐसा नहीं है। लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा क्या है, तो ये मार्क्स और गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का मिला जुला रूप है, जिसमें ज्यादा झुकाव जो है वो गांधीवादी विचारधारा के ऊपर दिया जाता है। यानी ये एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात इसलिए करता है क्योंकि यहां पर आप देखो तो प्राइवेट लोग भी जो है संसाधनों पर जो है अपना कार्य करते हैं, और साथ ही साथ जो पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटीज जो हैं, इन दोनों लोगों को जो है एक साथ हाथ पकड़ के चलते हैं। यानी प्राइवेट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है अपना, देखो आप बीएसएनएल भी पाया जाएगा, रिलायंस भी पाया जाएगा। आप देखो कि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना। आप देखो पीपीपी मॉडल पर जो है हमारे यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे में जो है काम चल रहा है पीपीपी मॉडल पर, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर। यानी जो गवर्नमेंट यानी जो पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी हैं, ये दोनों एक साथ जो है यहाँ पर मिलकर के अर्थव्यवस्था का विकास करने का प्रयास करते हैं। कंपटीशन भी हो रहा है, इससे क्या होगा कि जो चीजें हैं वो कंज्यूमर तक जो है कंपटीशन में सस्ती और अच्छी पहुंचती है ना। तो इसका अपना, तो हमारे यहाँ जो समाजवादी विचारधारा ली गई है वो लोकतंत्रात्मक समाजवादी विचारधारा है। आप देखो कि डीपीएसपी में 3 तरह के जो है समाज जो है हमारे यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें गांधीवादी, समाजवादी और लिबरल यानी उदारवादी जो है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है। तो वो हम लोग डीपीएसपी में डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ साम्यवादी यानी ये नकारात्मक वाली विचारधारा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ये सकारात्मक पक्ष वाली यानी पॉजिटिव पक्ष वाली जो है विचारधारा समाहित की गई है हमारे संविधान में। आई होप कि आपको ये सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ समझ में आ गया। दूसरा एक शब्द हमारे यहाँ है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब ये है कि कानून के समक्ष यानी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कानून सबको एक बराबर नजर से देखेगा। जिस चीज के लिए कानून का जो प्रावधान है वो सब पर बराबर से लागू होगा। कोई भी किसी को किसी विशेष वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार की अनुपस्थिति का जो है यहाँ पर जिक्र करता है। यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब कि किसी वर्ग विशेष के नाते हम आपको कोई विशेषाधिकार नहीं दे सकते, राज्य कोई विशेषाधिकार नहीं दे सकता। राज्य के लिए क्या है कि कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। ठीक है, तो ये है क्या चीज, पंथ निरपेक्ष की बात।
तीसरी बात जो हमारे यहाँ की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखो कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? तो बेसिकली जो लोकतंत्र है ये दो तरह का होता है। एक तो राजशाही लोकतंत्र हो सकता है, राजशाही लोकतंत्र हो सकता है, राजशाही हो सकता है। दूसरा व्यक्तियों द्वारा चुना गया लोकतंत्र हो सकता है। दूसरा क्या होता है? व्यक्तियों द्वारा चुना गया लोकतंत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है राजशाही में तो एक उत्तराधिकार हो जाएगा, किसी एक विशेष वर्ग या किसी विशेष समूह को जो है समाज के विशेष समूह को कुछ विशेषाधिकार मिल जाएंगे, वही लोग शासन का काम करेंगे। तो शासन या तो राजशाही तंत्र के तरह चल सकता है और या तो जो है लोकतंत्र की तरह चल सकता है। कैसे चल सकता है? लोकतंत्र की तरह चल सकता है। अब ये जो लोकतंत्र है ये दो तरह से काम करता है। एक तो या तो यहां पर संसदीय प्रणाली होगी, संसदीय प्रणाली होगी, और दूसरा या तो अध्यक्षीय प्रणाली। कैसी? अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली आपको देखने को मिलती है प्रेसिडेंट वहां अमेरिका में, और संसदीय प्रणाली हमारे भारत में। ये जो लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता द्वारा चुना जाएगा। अब वो अलग बात है कि जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो सीधे जनता द्वारा चुना जा सकता है, या फिर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है, वो उस राष्ट्र प्रमुख को जो है चुनते हैं। जैसे भारत, हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके विधानसभा या संसद भेजते हैं, और ये लोग जो है मिलकर के हमारे राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र है ये भी दो तरह का हो सकता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब कि जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो प्रतिनिधि जो है राष्ट्र प्रमुख को चुनते हैं। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राष्ट्र प्रमुख सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, सीधे। जैसे अमेरिका, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट में जो है सीधे जनता वोट डालती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं वो जो है वोट डालेंगे। दूसरी खास बात, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो प्योर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कितने? 4। प्लेबेसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल और इनिशिएटिव। यानी पहल, जनता के द्वारा रेफरेंडम हो सकता है। रेफरेंडम अगर कोई बिल है कि ये होना चाहिए देश में कि नहीं होना चाहिए, वो जो बिल है उस पर पूरी जनता वोट डालती है ना, पूरी जनता वोट डालेगी। ये हो गया रेफरेंडम। इनिशिएटिव, अगर कोई पहल करनी है तो उस पर अगर कोई बिल आया है तो भी जो है जनता वोट डालेगी। रिकॉल, मान लो कि जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुना और वो जो है काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि जनता फिर से उस प्रतिनिधि को उस पार्लियामेंट से वापस बुला लेती है कि आप काम नहीं कर रहे, आप वापस आए। रिकॉल, इसको कहते हैं रिकॉल। रिकॉल करने का ऑप्शन भी जनता के पास होता है। इसके अलावा एक रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में भी लगभग ये जो है आपका जो पहला मैंने बताया, दैट इज व्हाट, क्या बताया? रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, और एक चीज जो मैंने बताई, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, और रिकॉल हो गया, और जनमत संग्रह हो गया। प्लेबेसाइट, प्लेबेसाइट मतलब जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, प्लेबेसाइट, है ना। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये 4, यानी जनता सीधे जो है वोट डालती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ
डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र रिपब्लिक, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये रहा हमारा आज का जो है डिस्कशन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, जो है आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। और अगर आप देखो कि प्रीएम्बल में और कुछ आपके लिए बताने वाला है, तो आई थिंक कि मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन हुआ ये भी बता दिया, कौन से शब्द जो है प्रीएम्बल में जोड़ेगा ये भी जो है आपको बता दिया। प्रीएम्बल रटवा भी दिया आपको, बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा भारत के नागरिक होने के नाते अपने संविधान का परिचय पत्र। उद्देशिका प्रस्ताव का ही ये संशोधित पाठ है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो और सवाल किस तरह के आते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें और हमारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।